हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जैसे इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिटेल्स बताया था, उसकी आवर्तिता भी मैंने बता दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त जिसे नियम भी कहते हैं, जिसे मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम ये किसके द्वारा दिया गया बच्चों? तो मोसले के द्वारा दिया गया सन 1913 में। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, लेकिन इन्होंने अपना आधार क्या लिया बच्चों? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया और बताया तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे जब हम मेंडलीव के आवर्त नियम की बात करते हैं तो मेंडलीव के आवर्त नियम परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित है। यानी मेंडलीव ने परमाणु भार पर व्यवस्थित किया था, परमाणु भार के आधार पर, और मोसले साहब जो थे वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे आपका? एक तो एस, और एक तो पी, और डी, और एफ ब्लॉक। 4 भागों में बांटा गया था। ब्लॉक मतलब भाग। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक आपका प्रारंभ में 2 समूहों में है, जिसे हम क्षारीय समूह और क्षारीय मृदा समूह के नाम से जानते हैं। जैसा कि यदि इसको हम 4 खंड में विभाजित करें तो कुछ इस प्रकार से, पहले हमारा एस भाग है, ठीक है, बीच में हमारा डी भाग है, फिर ये हमारा पी भाग है, और बच्चों अलग से हमारा एफ वाला भाग है, जो कि 2 भाग में है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। यानी एक आपका 4F और एक 5F श्रेणी। ये डी भी 4 भागों में है, ध्यान रखिएगा, और इसमें आपके 13 से लेकर 18 तक है। और यहाँ पर बच्चों 1, 2 हो गया, और 3 से लेकर के आपका यहाँ पर 12 तक है, मतलब 10 यहाँ पर है, 10 समूह है। टोटल 7 आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त। और बच्चों यदि मैं बात करूं वर्ग की तो 18 वर्ग है। 18वें वर्ग को हम शून्य समूह, अक्रेक समूह या निष्क्रिय समूह के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ये जो भाग है वो एस ब्लॉक है, ये वाला भाग आपका पी ब्लॉक है, ये वाला भाग आपका डी ब्लॉक है, और ये वाला भाग हम एफ ब्लॉक जानते हैं। अब इन्हीं सभी ब्लॉकों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 2 अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे हमारे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को समझने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग समझ लेना, तो समझ जाओगे कि एस ब्लॉक के तत्व को यहाँ पर क्यों माना गया कि ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक के ही तत्व हैं। क्योंकि बच्चों इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ना एस उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे हम परमाणु की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम डीप में चर्चा करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, एक परमाणु है जिसका नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर पहला कोष है, ठीक है बच्चों, फिर दूसरा कोष हो सकता है, फिर तीसरा कोष होगा, फिर चौथा कोष होगा। अब ये कोष है, ये क्या है? कोष है। पहले के कोष को हम के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन के नाम से जानते हैं। जो हमारा पहला कोष होता है ना बच्चों, उसमें केवल एस उपकोष होता है। दूसरा कोष है उसमें एस और पी उपकोष होता है। तीसरा उसमें एस, पी और डी होता है। चौथा है एस भी होता है, पी, डी और एफ उपकोष भी होते हैं। तो इसी खंड को देखते हुए 4 भागों में बांटा गया था। अब जैसे हम पहचान करें कि कौन सा एलिमेंट किस भाग का या किस ब्लॉक का तत्व है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो यदि इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यदि हम बात करें कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे पी ब्लॉक के तत्व हैं। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे बच्चों की डी ब्लॉक का तत्व है। इसी प्रकार से यदि एफ में प्रवेश करें तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हम उसे मानेंगे।
यानी किसी भी ब्लॉक के तत्वों का पहचान करने का क्या तरीका है, अबाहु के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो आप कोई भी एलिमेंट्स उठाओ और आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो कि किस ब्लॉक में जा रहा है, एस ब्लॉक में, पी में, डी में, अर्थात एस उपकोष में, पी उपकोष में, डी उपकोष में, एफ उपकोष में, जहां भी वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ये प्रदर्शित करेगा ये इस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में जो आपका पहला भाग है वो एस ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक के 2 समूह हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। 2 समूह किस प्रकार से, ये जो पहला समूह है, ये जो पहला समूह है इसे बोलते हैं क्षारीय समूह। क्या बोलते हैं, क्षारीय समूह, ठीक है। और ये जो दूसरा है वो है क्षारीय मृदा समूह। क्षारीय मृदा समूह हम पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ना, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बने तो कोई दिक्कत ना हो सके और आप आसानी से कर सके। पहला हमारा क्षारीय समूह है बच्चों और दूसरा है क्षारीय मृदा समूह, ठीक है। और इसमें देखो जरा, क्षार शब्द है ना, यानी ये जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो क्षारीय धातु हैं। वो क्या है बच्चों, धातु हैं, सभी के सभी। मतलब एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे एस ब्लॉक में वो सभी के सभी क्या हैं बच्चों, धातु हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा पिछले लेक्चर में। आप लोग एक बार फिर से देख लेना पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो जो पहला हमारा एस है इसमें पूरे के पूरे बच्चों क्या है, धातु है, क्षारीय धातु है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं, ये जो मेरा पहला समूह है, ये मेरा पहला समूह है, इसके जितने भी आपके तत्व हैं उनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इसमें जितने भी एलिमेंट है उसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में वर्ग और 1 और वर्ग 2 में है। पहले ही मैंने बता दिया 2 भाग है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में। ये जो हमारा है वो क्षारीय समूह है, दूसरा क्षारीय मृदा समूह है। यदि हम पहले की बात करें तो इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें सोडियम होता है बच्चों, क्या होता है, सोडियम। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन 11 होता है, फिर 8 और फिर 1 भरेंगे। इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 12, पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, 2 भरेंगे। तो यानी पहला जो समूह है इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा समूह है इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कहोगे सर ये सब महाभारत क्या है, ये सब आधुनिक आवर्त सारणी का ही भाग है, इसीलिए तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जो चीज़ समझने लायक है वो समझा रहा हूँ। अब यदि कोई कहते कि इसके गुण को आप रटाओ तो मैं नहीं रटा सकता बच्चों। इनके गुणों के बारे में आपको ये नहीं कह सकता भाई साहब कि आप ऐसा लॉजिक से ट्रिक से याद कर पाओगे। ये समझने की बात, जितना आप समझ लोगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ले लिया हूँ और बताया हूँ बच्चों कि ए आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व हैं। यानी जो हम यदि बात करें, जैसे आपके बुक में बच्चों इस प्रकार से कुछ खंड है, देखिए जरा, ये आपका बुक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी और एफ। तो एस ब्लॉक में 2 भाग हैं, एक क्षारीय भाग और दूसरा क्षारीय मृदा भाग। मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो भी है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट से व्यवस्थित है। पहले वर्ग में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और बच्चों जो दूसरा वर्ग है उसके जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उसमें मतलब सभी एलिमेंट्स में अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए तो कहते हैं +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा या +2, ठीक है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा और या +2। मतलब पहला जो समूह है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि किसी को 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे सकता है और दे सकता है +1, और जो दूसरा समूह है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पर गुणों की बात करते हैं। देखिए एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया ना। एस ब्लॉक कहाँ है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं भाग पर 2 वर्ग हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, वो आपका बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है। जो पहले वर्ग को हम क्षारीय समूह कहते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा समूह के नाम से जानते हैं। यदि पहले समूह की बात करते हैं बच्चों तो उनमें अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है
वहीं पे जब हम दूसरे समूह की बात करते हैं उसमें अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा, इसलिए वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसलिए जो हमारा क्षारीय समूह है उसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है बच्चों, और क्षारीय मृदा समूह जो होता है उसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। चीजें क्लियर है? मैं इसलिए समझा रहा हूं बार बार ताकि आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ बुक का, पूरा यहाँ पर आप देख लेना। ये पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर आप देखिए, नजर डालिए। एस ब्लॉक का ये पहला भाग है, देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम है बच्चों, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले समूह में, इसमें बाह्यतम कोष में +1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसे हम क्षारीय समूह बोलते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा समूह बोलते हैं। इसका +1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, इसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में ही प्रवेश करेगा। देखो भाई नीचे का अंदर का पूरा पेज ही खिसक गया, देखो कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा जूम हो जाए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चीजें समझ में आ गई, आगे भी हम चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी इतना समझ में आ गया। देखो पहला गुण है, इन तत्वों में बाह्यतम कोष s ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला जो आपका समूह है क्षारीय समूह है, उसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए s ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे समूह में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक संरचना NS1 से 2, मतलब बाह्यतम S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसे हम कह सकते हैं कि यदि हम S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लोग लिखेंगे NSN 1 से 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए इन तत्वों को निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण, मतलब इन तत्वों की यहाँ पर लिखिए कि निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम आदि की ऑक्सीकरण संख्या +1 और बाकी कैल्शियम बेरियम +2। मैंने पहले समूह की बात करी ना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, इन सब का +1 होता है। दूसरे समूह की यदि बात करें, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रेडियम, इनका सबका +2 होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व धातु हैं। हाइड्रोजन गैस है, जबकि धातु का ये प्रॉपर्टी नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन गैस है, वो धातु नहीं है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के आयनन विभव कम होते हैं, ये प्रबल धन विद्युती, प्रबल अपचायक एवं प्रबल धात्विक तत्व होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्षारीय ब्लॉक और क्षारीय मृदा समूह, मतलब क्षारीय समूह क्षारीय मृदा समूह सभी के सभी क्षार धातु हैं, यानी धातु प्रबल धातु है। एक प्रकार से अपचायक का भी काम करते हैं, जो जितना धात्विक गुण होगा वो उतना ही वो ज्यादा अपचायक का काम करेगा। अगला नंबर देखिए, प्रथम वर्ग को क्षारीय धातु, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होंगे, पूरे के पूरे क्षार हैं। तो ये वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, मतलब वैद्युत संयोजक यौगिक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आयनिक यौगिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे NaCl में, HCl में, ये आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यदि हम इनको गर्म करते हैं तो रंग मिलता है, जैसे लिथियम को गर्म करेंगे तो लाल रंग मिलेगा, सोडियम को गर्म करेंगे सुनहरी पीला रंग, कैल्शियम को तो ईंट जैसा लाल रंग, ठीक है, और स्ट्रांसियम को गहरा लाल रंग देखेंगे, बेरियम का हरा रंग होता है। एस ब्लॉक के धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, ये प्रबल अपचायक होते हैं, क्रियाशील अधिक होंगे क्योंकि धात्विक, देखो भाई धातु ऐसे भी क्रियाशील होता है। और +1 और +2 बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किसी को भी ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आसानी से, इसीलिए तो क्रियाशील है। सोडियम इतना ज़्यादा क्रियाशील है, यदि आप खुला छोड़ दो, यदि उसे मिट्टी के तेल में ना रखो तो उसमें आग लग जाती है। मेरे पास सोडियम है, उसका 60 मैंने पिछले साल समझाया था मेन चैनल में, आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात। पी ब्लॉक को कहां से कहां तक व्यवस्थित किया गया है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद डी ब्लॉक पर चलेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 13 से लेकर के 18 तक के समूह को हम पी ब्लॉक के समूह के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपका 13वां समूह है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बालाजी गए इंडिया टीम से, कसिगे सब पंडित, नाना पाटेकर, सरिया सब बिंदास, 80 टेम्पो है ना, फसल बरी। ये ट्रिक है, हम इनको आपको
ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे, ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। वीडियो लेक्चर हम आपको लाएंगे, इसका ट्रिक भी तैयार करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें। आप फिलहाल अभी तैयारी करें। तो यदि मैं पी ब्लॉक के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो सबसे पहली बात तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहा है तो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। इसको यदि हम बात करें कहां से कहां तक रखा गया है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में दाईं ओर वर्ग 13 से 18 के बीच रखा, मतलब वर्ग 13 से 18 तक के तत्व जो हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सबसे पहली बात। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं भाई? 6 हो सकते हैं। तो जब हम पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एस में 2 और पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि भाई जैसे हमारे पास यदि 18वें समूह की बात करें तो जितना भी हमारे पास पी है उसमें पूर्ण रूप से भरा रहता है, तो उसमें हमारा NH2P6 हो जाता है। इसलिए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से निकलता है कि NS S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हालांकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा भरा ही रहता है, तो किसी किसी बुक में NH2 लिखा मिल जाता है और NP126 होता है, ऐसा भी देखने को मिल जाता है, तो परेशान मत होना। तो पीरियोडिक टेबल में 13 से 18 तक पी ब्लॉक के तत्व हैं। कितने वर्ग हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ग हैं टोटल। इसलिए तो पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वर्ग 13 से 18 तक हैं, है ना। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं और पी उपकोष में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, इस पर जो बच्चों धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु, एक ऐसा हमारे पास ये भाग है पी ब्लॉक, इसमें धातु भी है, अधातु और उपधातु, कुछ भारी तत्व भी इसमें पाए जाते हैं और ये आपके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। जैसे मैंने एस ब्लॉक की बात किया था, उसमें आयनिक यौगिक का निर्माण होता है और ये सभी के सभी सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में इसके कुछ तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि पी ब्लॉक ए वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हैं तथा पी जो उपकोष है पी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, यानी उपकोष पी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और इनकी बाह्यतम कक्षा पी में जो पी उपकोष होता है उसमें 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला नंबर जो बच्चों कि इन तत्वों के बाह्यतम कोष एस उपकोष में 2 और पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 से 6, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप समझोगे। इसलिए इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे NH2 NP126। ठीक, ये चीज़ मैंने पहले बता चुका है। चलिए अगला नंबर देखेंगे कि इनकी निश्चित धनात्मक और ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही कम होते हैं। कुछ ही तत्व जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कुछ ही तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, बाकी सबका फ्री रहता है। ये सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के ऋण आयन होते हैं, जैसे क्लोरीन 1 निगेटिव, फ्लोरीन 1 निगेटिव है। ये आपके 17वें समूह प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। 17वें समूह के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखिएगा। जो हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है इसमें सभी प्रकार से हैं बच्चों, इसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, भारी तत्व भी है। इनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, कुछ उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। यह आपस में सहसंयोजी यौगिक का भी निर्माण करते हैं, किंतु एस ब्लॉक के तत्वों के साथ क्रिया कर विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। मतलब आपस में क्रिया करेंगे तो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं और यदि एस ब्लॉक के तत्वों के साथ क्रिया करते हैं तो विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक का मतलब होता है बच्चों आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में। डी ब्लॉक के तत्वों को यदि हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों 4 श्रेणी है। ठीक है, इन ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणी है और स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा तभी वो आपका बच्चों डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा जूम करिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। यदि हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को दोनों को जोड़ने का काम करता है। एस ब्लॉक को भी और पी ब्लॉक को दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम संक्रमण धातु के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें कि इसकी श्रेणी कितनी है तो 4 श्रेणी है।
3D 4D 5D 6D। ये आपका 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है और ये 6D श्रेणी है। तो टोटल श्रेणी की संख्या यदि पूछी जाए तो टोटल बच्चों आपके पास 4 श्रेणी है, 3D है, 4D है, 5D और 6D, 4 श्रेणी है। यदि समूहों की बात की जाए कितने वर्ग हैं तो 3 से लेकर 12 तक यानी 10 वर्गों में रखा गया है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 10 वर्गों में रखा गया है। हालांकि डी के बीच से ही लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को अलग से एफ ब्लॉक में रख दिया गया है। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को अलग से एक्टिनाइड समूह एफ ब्लॉक में उपस्थित है। तो ये इसका कुछ सामान्य परिचय हो गया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कैसे समझेंगे, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। यदि पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इसका 4 श्रेणी है, 3D 4D 5D 6D यानी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यदि समूह में बात करें तो समूह में 3 से 12 तक इसको प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बच्चों कि इन तत्वों में सबसे बाहरी कक्ष अपूर्ण रहते हैं। भाई डी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, यदि हम वर्ग की बात करें तो 3 से 12 तक अर्थात 10 वर्गों में इसको व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। पहला नंबर देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कोष एस में, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तथा पिछले कोष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष की बात की जा रही है क्योंकि एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है और पिछले कोष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ पर n-1d, डी में 1 से 10 होगा और NS एस में 1 से 2। बाह्यतम कोष की बात की जा रही है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है। ठीक है, और डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की भरने के कारण इसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो धातु तत्व हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, सभी के सभी ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जैसे क्यूप्रस में 1 पॉजिटिव, कापर का यदि हम 1 पॉजिटिव कहेंगे जिसका नाम क्यूप्रस बोलते हैं, यदि वहीं पे 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 2 पॉजिटिव बनाता है। कोई भी एलिमेंट्स बच्चों कब 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव बनता है, जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 2 पॉजिटिव। ये सभी तत्व धातु हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो धातु हैं। इनका गलनांक क्वथनांक थोड़ा सा उच्च होता है। इन तत्वों की यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित कण अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है बच्चों, किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, किसी से आकर्षित हो रहे हैं तो उसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। यदि कोई भी आपका जो एलिमेंट्स होगा यदि पूर्ण रूप से भरा है, उसके बाह्यतम कोष यानी उनके कक्षक खाली नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। लेकिन उनमें रिक्त स्थान होने के कारण ये अनुचुंबकीय दर्शाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए संकुल यौगिक का भी निर्माण करते हैं, है ना। ये रंगीन लवण बनाते हैं। डी ब्लॉक के धातु एवं उनके यौगिक में उत्प्रेरकी गुण होता है। उत्प्रेरक मतलब किसी को बढ़ाने की, कोई क्रिया कर रहा है तो उसकी क्षमता को बढ़ाया घटा सकता है। ये विद्युत संयोजक और उपसय संयोजी 2 प्रकार से यौगिक बनाते हैं। जो हमारा संक्रमण धातु है बच्चों, उसमें 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक हो गया, कैडमियम, Hg। इसके बाह्यतम कोष में पूर्ण रूप से डी कक्षक भरे रहते हैं, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व के नाम से नहीं जानते। देखिए डी ब्लॉक के सारे जो भी तत्व हैं उनमें डी कहीं ना कहीं कक्षक अयुग्मित हो, डी अयुग्मित है। यदि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए तो इसका मतलब ये हो गया है किसी से क्रिया ही नहीं कर सकता है, संक्रमण ही नहीं कर सकता, इसलिए उसे संक्रमण धातु हम नहीं मानेंगे। इसलिए कहा गया है जो आपका जिंक, कैडमियम, Hg, इसमें जो डी कक्षक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, इसलिए इसको हम किस श्रेणी में नहीं रखते हैं, संक्रमण धातु की श्रेणी में नहीं रखते हैं। चलिए चौथा हमारा जो भाग आता है वो दुर्लभ मृदा, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड की बात करते हैं, जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को यदि हम बात करें बच्चों तो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा। वैसे आप लोगों को पता होगा कि एफ ब्लॉक को हम डी ब्लॉक के बीच से ही अलग से व्यवस्थित कर रखे हैं। जैसे लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को 58 से 71 तक हम क्या करते हैं बच्चों, लेंथेनाइड के रूप में अलग कर देते हैं। ऐसे एक्टिनियम, मतलब एक्टिनियम जो आपका 89 होता है उसके बाद,
है ना, एक्टिनियम के बाद 90 से 104 तक अलग से व्यवस्थित कर देते हैं, जिसे एक्टिनाइड समूह के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें कि एफ ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा बच्चों, वो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया, लैंथेनाइड समूह और एक्टिनाइड समूह। लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को, 58 से 71 तक के तत्वों को हम लैंथेनाइड समूह के नाम से जानते हैं, और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को, 90 से 103 तक के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिनाइड के समूह के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको आप लोग समझ लीजिए। इनके गुणों की बात की जाए बच्चों, तो इसमें आपका एफ उपकोष क्या होगा, थोड़ा सा अयुग्मित होगा, और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है एफ उपकोष में प्रवेश करेंगे। इसमें धातु तत्व होते हैं, इसलिए परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जितने भी वो धातु हैं प्रायः रंगीन आयन का भी निर्माण करते हैं। इनके आयनों में संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति होते हैं। ये विद्युत संयोजी यौगिक का भी निर्माण करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्वों के गुण आपस में अत्यधिक समानताएं रखते हैं। इसी प्रकार से एक्टिनाइड श्रेणी के भी 14 तत्व आपस में समानताएं रखते हैं। तो इनके कुछ प्रॉपर्टी है जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। यदि एग्जाम में प्रॉपर्टी पूछ दिया जाता है तो फिर आपसे बनना चाहिए, और आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप मिल जाएगा, या कि इसका आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।